नमस्कार। स्वस्थ भारत में आपकी सेहत से जुड़ी अहम जानकारी लेकर हम फिर हाजिर हैं। स्वागत है आपका। यूं तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे शरीर की सारी हड्डियां, अस्थियां, उनका अपना अपना एक रोल होता है, बहुत अहम होती हैं। लेकिन उसमें भी हमारी रीढ़ की हड्डी यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो ये अहमियत क्यों रखती है, इसकी देखभाल कैसे की जाए, कैसे हम इसे स्वस्थ रखें जिससे कि हम अपना जीवन अच्छे से जी सकें, यही बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। हमारे साथ है डॉक्टर गुरुराज, जो कंसल्टेंट है, स्पाइन सर्जन है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही डॉक्टर विनय गोयल हमारे साथ हैं, जो एडिशनल प्रोफेसर है न्यूरोलॉजी एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर गोयल, क्या अहमियत है स्पाइनल कॉर्ड की, क्यों हम इसको इतनी अहमियत देते हैं? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड आज हम इरेक्ट खड़े हैं और एक अच्छी पोस्चर जो हमारी दिखाई दे रही है, उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड जिम्मेदार है। तो स्पाइनल कॉर्ड शरीर का वो हिस्सा है जिससे कि आपकी बॉडी का एक पोस्चर बनता है। राइट। जस्ट पब्लिक की नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के दो मेजर पार्ट हैं। एक तो वर्टिब्रल कॉलम है जो कि हड्डियों के पीसेस से बनता है, और उसके अंदर एक कॉर्ड होता है जो कि एक न्यूरल स्ट्रक्चर है। तो एक तो हड्डी और एक जो ब्रेन से निकल के जो कनेक्टेड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो हम कॉमनली स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो दो हिस्सों से बनता है जो हमारा स्पाइन इरेक्ट करता है। और ये हड्डियां तो हमारे शरीर को इरेक्ट रखने के लिए काम में आती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड अंदर है वो सारी जहां वहां से जो नर्व्स निकलती हैं वो बॉडी की सारी मसल्स को, सेंसेशन को सप्लाई करती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड एक तरह का सेंटर है जहां से ये सारी एक्टिविटी को रिलेट होती है। Right. तो इसलिए हड्डियों का और स्पाइनल कॉर्ड का दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप उम्र के साथ आपने देखा होगा थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है। तो अगर आपने शुरू से केयर करेंगे, बोन में कैल्शियम अच्छा होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, मसल स्ट्रेंथ रहेगी, तो आप इरेक्ट रहेंगे। नहीं तो उम्र के साथ झुकते जाएंगे। तो आगे हम ये भी बात करेंगे कि क्या करने से हम अपने पोस्चर को हमेशा के लिए बचा के रख सकते हैं। और डॉक्टर गुरुराज, कभी कभी समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है। लोगों के दिमाग में एक बड़ा डर है, बड़ा खौफ है स्पाइनल सर्जरी को लेके। कौन से वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जब मैंडेट हो जाता है सर्जरी का? अभी स्पाइनल सर्जरी में बहुत तरीके के बीमारियां हो सकती है। तो ये हम क्लासीफाई करें तो मेनली 5-6 तरीके की बीमारियां हैं। एक होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको हम डीजनरेटिव कंडीशंस बोला जाता है। एक होता है इन्फेक्शंस। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होती है रीढ़ की हड्डी में वो है टीबी। इंडिया में टीबी का जो मात्रा है वो बहुत है, स्पेशली क्योंकि पुअर लिविंग कंडीशंस के कारण इंडिया में टीबी की मात्रा है बहुत है। और एक होता है कैंसर के कारण, एक हो सकता है स्पाइनल इंजुरी के कारण, और एक हो सकता है आर्थराइटिक कंडीशंस जो स्पाइन को अफेक्ट करती है। इनमें हम बात करें तो जब पैरों में कोई प्रॉब्लम आने लगती है या हाथों में कोई प्रॉब्लम आने लगती है, स्पाइन के प्रॉब्लम के कारण जब नस पे दबाव आता है, हाथों पैरों में दर्द आ सकता है, हाथों पैरों में कमजोरी आ सकती है, आदमी चलने के लायक नहीं रह जाता है, या यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ जाती है, या स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आती है, तो उन कंडीशन में सर्जरी सख्त जरूरत हो जाती है। अच्छा। और डॉक्टर साहब, यूं तो बहुत सारी समस्याएं हैं स्पाइन को लेकर, छोटी से लेकर बड़ी तक। तो अगर मोटे तौर पे डिवीजन करें तो एक समस्याएं वो हैं जो जिसके लिए हम खुद को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, एक वो है जिसमें आप स्थिति का शिकार हो गए। कौन कौन सी होती हैं ये? जैसा आपने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वो शायद बचपन से शुरू हो जाता है कि आपका बैठने का पोस्चर कैसा है, चलने का पोस्चर कैसा है। जैसे है ना, घर में पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं बेटा सीधे बैठो, सीधे बैठो। तो ये जो जनरेशन से जो पेरेंट्स की गाइडेंस चली आ रही है कि सीधे बैठो, सीधे बैठो, वो टाइम टेस्टेड मेथड है कि बच्चे धीरे धीरे झुक के बैठेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे झुक जाएगी। और शुरू से इरेक्ट बैठने की आदत रहेगी तो मसल टोन अच्छा रहेगा बैक का, तो आपकी स्पाइन इरेक्ट रहेगी। तो ये शुरू से ही आपकी पोस्चर जो कैसी है, वो आप ऑफिस में बैठ के घंटों काम कर रहे हैं तो आप झुक के काम कर रहे हैं क्या, तो आपकी चेयर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, चेयर का बैक कैसा होना चाहिए, आप कुर्सी से कितना आगे होकर बैठते हैं। कुछ लोग कुर्सी से दूर बैठते हैं और झुक के फिर लिखते हैं, तो आपका पोस्चर हमेशा झुका हुआ रहेगा। तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो उनको ध्यान रहना चाहिए कि चेयर को आगे खिसका के और जितना पास में जा सके जिससे आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे। बच्चे जो पढ़ते हैं वो बेड पे बैठ के किताब लेके पढ़ते हैं, तो वो पूरा झुक के पढ़ते हैं, होमवर्क कर रहे हैं कि बेड पे बैठ के, वो गलत पोस्चर क्रिएट करता है। राइट। तो बच्चों को आदत डालें कि शुरू से ही वो ऐसे पोस्चर में बैठे हैं कि चेयर पे बैठ के काम करें, तो शुरू से उनकी आदत बन जाएगी कि उनका स्पाइन जो इरेक्ट रहेगा।
और उम्र के साथ, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो डीजेनरेटिव बीमारियां होती हैं, तो उम्र के साथ जो है जब ज्यादा उम्र आती है तो बोन्स जो धीरे धीरे कमजोर होती हैं, उनका कैल्शियम कंटेंट कम होने लगता है। तब ऑर्थोपेडिक सर्जन हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको कैल्शियम खाना चाहिए। पर मैं ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं कि दवाइयों के बजाय नेचुरल चीजें जिसमें कैल्शियम है, और सबसे बड़ा सोर्स है मिल्क। तो हर बच्चे को दूध पीना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत जरूरी मैसेज है ये कि हर बच्चों को दूध पीना चाहिए और हर बुजुर्ग को भी दूध पीना चाहिए। तो एक अडल्ट को कितना दूध पीना चाहिए एक दिन में? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं कम से कम 1 लीटर दूध पीना चाहिए। बट इज दैट पॉसिबल? जो लोग नहीं दूध पी पाते, तो 1 लीटर दूध ही नहीं पीते ना, और भी कुछ चीज जो और डाइट खाते हैं उसका सब्स्टिट्यूट, जैसे दही, पनीर वगैरह। तो अगर आप सिर्फ दूध पी के काम चलाएंगे तो कम से कम 1 लीटर दूध पीना चाहिए। अच्छा, ओके। yes. और डॉक्टर साहब, जैसे एजिंग है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हम लाइफस्टाइल में सुधार कर सकते हैं, लेकिन एजिंग एक ऐसी स्थिति है जो आनी ही है। हाँ जी। पर इसमें हम बचाव कैसे कर सकते हैं कि एजिंग हो लेकिन साथ साथ हमारी स्पाइन डिटीरियोरेट ना करे? ऐसा है कि आपने ठीक बोला कि एजिंग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे आसपास हम जब देखते हैं, एक 60 साल के आदमी को हम देखते हैं और दूसरे 60 साल के आदमी को देखते हैं। एक बंदा कमजोर दिख सकता है और एक बंदा फिट दिखता है। Right. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये लाइफस्टाइल कैसा आया है, उनकी डाइट कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, हर दिन रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर वॉकिंग करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। तो स्पाइन का एज रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके असर जो आता है, जैसे उसके असर के कारण पैरों में जो पेन आता है, हाथों में जो पेन आता है, उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। कि जैसे कि हम रेगुलर, जैसे मैं बोलता हूं कि हर दिन 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए, एटलीस्ट 4 डेज अ वीक 40 मिनट्स हर दिन वॉक करें। कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, योगा कर लो, आप सूर्य नमस्कार कर लो, कोई भी तरीके का जो बैक, नेक, शोल्डर, आपके नी से सबको स्ट्रेंथन करने वाले जो एक्सरसाइज होते हैं वो एक्सरसाइज कर लेंगे तो जो एज के असर हमारे बॉडी पे होते हैं उसको हम रोक सकते हैं। राइट। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि जो लोगों में भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, वो भी जरूर दूर किए जाने चाहिए, क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते चले जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि कैल्शियम ज्यादा मत लें, या फिर कैल्शियम एक टाइम पे, जैसे बच्चे की टीथिंग हो रही है तो कैल्शियम उसको देना बहुत ही जरूरी है, देना ही पड़ेगा, या कैल्शियम खाओगे अगर डॉक्टर ने भी लिख दिया है तो उससे स्टोन्स बनने के चांसेस हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? मैं हमेशा बहुत नेचुरल डाइट को बहुत प्रीफर करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जो कैल्शियम की जरूरत होती है तो कोई ऐसा बड़ा सोर्स होता है कैल्शियम का जो हर आदमी के पास अवेलेबल होता। ह्यूमैनिटी हैज सर्वाइव मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो तब तो कैल्शियम का टेबलेट नहीं था। तो जो हम नॉर्मल डाइट खा रहे हैं, हेल्दी डाइट खा रहे हैं, उसमें खाने पीने की विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मेटल सब इतना है कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये उस स्थिति के लिए जिसमें किसी वजह से बॉडी में कैल्शियम कम है, और उसका एक जो मेजर कारण जो मुझे लगने लगा है वो है कि हम लोग इंडोर हो गए। जब मैं अपना बचपन याद करता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारा कितना टाइम घर से बाहर था, कितना टाइम धूप में था, खेलने में जाता था। अब बच्चों के पास वीडियो गेम्स है, टेलीविजन है और इतने सारे इंडोर गेम्स हैं कि देयर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी टाइम इज इंडोर। तो अब बच्चों को प्रोमोट करें कि बच्चे धूप में खेलें। धूप में खेलना बहुत जरूरी है। अगर घर में आप रखते हैं तो विंडो शेड हटा के रखिए, घर में धूप आने दीजिए। कोशिश करिए कि आपका बेड, स्टडी टेबल विंडो के पास हो, जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा सनलाइट पहुंच सके। आप ऑफिस में बैठते हैं तो आपकी चेयर जो विंडो के पास रखिए, विंडो शेड हटा के रखिए। डायरेक्ट सनलाइट आती है तो प्रोटेक्ट कर लीजिए, अगर जो पॉसिबल है तो विंडो शेड हटा के रखिए, जिससे कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सनलाइट आएगी। सुबह शाम अच्छी धूप होती है तो उस टाइम आधा 1 घंटे बैठिए। सुबह उठ के चाय पीते हैं तो धूप में बैठ के चाय पीजिए, शाम को धूप में बैठ के चाय पीजिए जब मौसम अच्छा है। तो नेचुरल मेथड जो लिविंग का था कि हम लोग धूप में रहते थे सारा दिन और रात में धूप नहीं होती थी, अब हम 24 घंटे बगैर धूप के रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नेचुरल लिविंग को हम भूलते जा रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कैल्शियम का टेबलेट खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं आजकल तो उनका कैल्शियम इंटेक कम है, और बच्चों की कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर ग्रोइंग एज। राइट। तो वो नेचुरली हम ध्यान रखें तो किसी दवा का जरूरत नहीं है। और कितनी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इम्पैक्ट कितना बड़ा है इनका। तो मैं हमेशा बच्चों को ये समझाता हूँ कि जो माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं वो सही है। राइट, एब्सोल्युटली। वो बोलते हैं ये खाना चाहिए तो खान लीजिए उसको, क्योंकि उसके पीछे फिलोसॉफी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की है। एब्सोल्युटली। तो डाइट के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दें बजाय इसके कि मेडिसिन के बारे में सोचें। और डॉक्टर साहब, एक मिथ ये भी है कि स्पाइन सर्जरीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पता नहीं आप अंदर जाएंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा। जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना सर्जरी को अवॉइड करें।
एक्चुअली ये बहुत कॉमन सी चीज है। मैं हर दिन जितने भी मेरे पेशेंट्स को देखता हूँ मेरे ओपीडी में, जिनको भी हम सर्जरी या एडवाइस करते हैं, वो यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि हम स्पाइन का सर्जरी करा लेंगे, ये सक्सेसफुल नहीं है और हम पैरालाइज हो जाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। ये एक वहम है और इसके कारण अभी हम देखेंगे, हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं जिस डर के कारण वो स्पाइन सर्जरी या बहुत दिन तक अवॉइड करते रहते हैं और अल्टीमेटली वो इस स्टेज पे लैंड होते हैं, सर्जरी करने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट ज्यादा हो नहीं पाती है उनमें। तो हम ये सोचते हैं, हम ये देखते हैं कि स्पाइन सर्जरी ना करा के जितने प्रॉब्लम होते हैं वो काफी ज्यादा है, ना कि स्पाइन सर्जरी कराने में है। इसका मतलब नहीं है कि हर बैक प्रॉब्लम में स्पाइन सर्जरी की जरूरत है। 90% ऑफ द स्पाइन प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी, बट जो 10% प्रॉब्लम्स है जिनमें सर्जरी की जरूरत है उनमें सर्जरी करानी चाहिए, ना कि हम उसको अवॉइड करते रहे। हम क्या होता है, ये आप डैमेज कंट्रोल सर्जरी बोल दो, तो इससे हम जो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स हो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, सिर्फ स्पाइन रिलेटेड समस्याओं में नहीं, हर जगह पे ऐसा होता है कि अच्छा मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी है, तुम भी यही खा लो, बिना ये जाने कि दोनों के पेट के दर्द में फर्क क्या है। तो जैसे अब स्पाइन की हम बात करें, जैसे ही पीठ में दर्द हुआ आप मसाज करवा लो जाके कहीं पे, गर्दन में दर्द है झटका दिलवा लो, कितना डेंजरस हो सकता है ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में मालिश करना एक तरह का इसे कॉमन थिंग और एक फैशन भी है। और ये गर्दन में झटका दिलाना, कमर में झटका दिलाना, हर गली नुक्कड़ पे एक दो लोग मिल जाएंगे जो ये काम करते हैं। लेकिन मैं पब्लिक के लिए बताऊंगा कि हाउ डेंजरस दिस कुड बी। अभी मेरे पास एक बहुत यंग 22 साल का लड़का है जो बाल कटवाने के बाद, जैसा कि हम जो बाबर हैं कई बार गर्दन में झटका देते हैं, और उसका इतना जोर से उसने गर्दन में झटका दिया कि जो खून की नली जो हमारे यहाँ गर्दन में होती है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है, वो अंदर से रप्चर हो गई और उसका क्लॉट बन के ब्रेन में चला गया और उसका दूसरा हिस्सा बॉडी का पैरालाइज हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरह का स्टंट है। तो जो स्टंटमैन स्टंट करते हैं, तो कभी कभी स्टंट ऐसा खतरनाक हो जाता है कि उसकी जान चली जाती है। तो ये ऐसा ही स्टंट है और इसके स्टंट के बगैर हम जी सकते हैं। तो मालिश कराएं तो सॉफ्टली कराएं, झटका कभी ना दें, क्योंकि जब गर्दन में झटका देते हैं तो वो कई बार अगर जो खून की नली गलत टेढ़ी मुड़ जाए तो रप्चर हो जाती है और उसका परिणाम क्या होगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली ये यंग बॉय है, ही हैज कंप्लीट रिकवरी, पर ऐसा भी मैंने देखा है कि वो जिंदगी भर के लिए लकवा हो जाता है। और इस पे हम और बातचीत करेंगे। स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, कैसे इनसे दूर रहा जा सकता है, हो जाए तो उपचार क्या है, और खासतौर पर बच्चों की भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। माँ मैं जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, कुछ खा तो ले। खा लिया और कितना खाऊंगी। अपने बाल तो बना ले। ट्यूशन जा रही हूँ, फैशन शो नहीं। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके सोना। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर गुरुराज और डॉक्टर गोयल हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चों में किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पैदा ही होते हैं कुछ डिफॉर्मिटीज के साथ। उनको सही करने के कितने चांसेस रहते हैं आफ्टर सर्जरी? जो बच्चों में डिफॉर्मिटीज होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। एक होता है बाय बर्थ होता है, इसको हम कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। कुछ डिफॉर्मिटीज ऐसे होते हैं जिसका कोई हम रीजन नहीं बता सकते, हम उसको यूडियोपैथिक डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। और एक कुछ डिफॉर्मिटीज इससे हो जाते हैं क्योंकि स्पाइन में जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब स्पाइन में कोई इंजुरी हो जाता है, उनके कारण जो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है उस टाइम पे, तो उसके कारण भी आगे जाके डिफॉर्मिटी हो जाता है। तो इनमें अभी जो हमारा स्पाइन सर्जरी का साइंस इतना एडवांस हो गया है कि हम इनको लगभग ऑलमोस्ट सीधा कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे हम पेशेंट्स को देख रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन
अर्ली फॉलोअप और अर्ली सर्जरी विल गिव अ बेटर रिजल्ट। यानी पहले ही हम जो इनिशियल स्टेज पे ही उनको पकड़ ले तो वहीं से सर्जरी ही नहीं, कोई और तरीका की भी ट्रीटमेंट हो, तभी से हम शुरू करें ताकि हम जो फाइनल रिजल्ट है हम अच्छा कर सकते हैं। राइट। और डॉक्टर गोयल, बच्चों में किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? बच्चों में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक मेजर सेगमेंट ऑफ बच्चे होते हैं जिनको कि कंजेनाइटली जन्म से प्रॉब्लम होती है। दूसरी होती है डाइट की वजह से। अगर जो पुअर कैल्शियम डाइट है तो ये बच्चे होते हैं जिनके देखा होगा अपने पैर भी मुड़ जाते हैं, स्पाइन भी मुड़ रहा है, तो ये जो कि प्रिवेंटेबल है। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चों की डाइट के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हाई है जी। तो जब तक बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही है अब तो बच्चे पेरेंट्स को समझना चाहिए इनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हाई है। तो कैल्शियम रिच स्पेशली मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स चॉकलेट, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो वो चीजों का बहुत जरूरी है ध्यान देना हमको। और डॉक्टर साहब, आप अलार्मिंग साइंस किन्हें मानते हैं कि अमूमन तो देखा जाए हमारे आसपास जितने लोग हैं हर दूसरे आदमी को या तो बैक में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो होता ही है, लेकिन आप कौन से साइंस ऐसे मानते हैं कि अगर आपको वो नजर आ रहे हैं तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें? आपने जो ये बात कही ना कि अमूमन सबको होता है, तो मैं देखता हूं कि अगर जो मैं किसी एक मरीज को देख रहा हूं जिसको गर्दन में प्रॉब्लम है और जो पीछे खड़ा होता है वो भी बोलता है डॉक्टर ये वाली प्रॉब्लम तो मुझे भी है। सो इट्स सो कॉमन कि हर आदमी को पैर में, सिर में, गर्दन में दर्द है। राइट। और जो आपने कहा कि अलार्मिंग कब है, तो दो तीन चीज बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जो आपको किसी ने बताया कि आपको स्पाइन प्रॉब्लम है तो आपके हाथ पैरों में सुन्न होने लगे, हाथ पैरों की पावर कम होने लगे, पैरों में झंझनाहट होने लगे या पैर की पावर कम होने लगे। अच्छा। हाथों और पैरों की झंझनाहट और आपकी ताकत कम होने लगे, पावर, एक बात। दूसरी, आपको चलने में आपको बैलेंस खराब होने लगे, तो सोचना चाहिए अब सीरियस बात है। और जब ये सब चीज आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको पेशाब करने में या स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होने लगे। अगर ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए आप बहुत लेट हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो ये 3-4 चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए जी। एक और चीज, अगर आपको स्पाइन लग रहा है धीरे धीरे टेढ़ा ही होता जा रहा है या स्पाइन में कोई गांठ बनती जा रही है जिसको आपने सोचा ठीक हो जाएगी, तो वो कुछ चीजें जो आपको एकदम फिजिशियन के पास या सर्जन के पास जाके मिलना चाहिए जी। और दैट रिक्वायर्स एन अर्ली मेडिकल अटेंशन। ओके। और डॉक्टर साहब, आपका यहाँ पे हम बहुत गाइडेंस चाहेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत देखने में आती है कि इफ समबडी मीट्स एन एक्सीडेंट ऑन रोड तो लोग मदद करने के चक्कर में उल्टा उनका नुकसान कर बैठते हैं। बिकॉज आई नो समबडी जिनको कोई 25-30 साल पहले उनकी मदद करने के लिए जब लोगों ने ऐसे उठाया, ही वॉज अनकॉन्शियस, तो वो जिंदगी भर के लिए आज पैरालिटिक हो चुके हैं। ऐसे में अगर कोई विटनेस करे एक्सीडेंट तो क्या सही तरीका है? वही, जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब हम उनको उस एक्सीडेंट साइट से निकालते हैं वो बहुत सही तरीके से होनी चाहिए। जब भी हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो देखना चाहिए कि कहीं पे सर पे चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि सर के चोट के साथ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है वो बहुत कॉमन होती है। कहीं स्पाइन टेढ़ा तो नहीं हुआ है, कहीं पेशेंट के पैर काम तो नहीं कर रहे हैं, या पेशेंट को कोई पैरों में दर्द हो रहा हो, या नमनेस हो रही हो, सुनपन हो रहा हो, या यूरिन निकल गई हो, या कान में से ब्लीडिंग आ रही हो। अच्छा। ऐसी चीजें हमें देखनी होती है। जब कोई भी ऐसी साइंस नजर आए तो हमें अलर्ट होना है, चौकन्ना होना है और स्पाइन को और ज्यादा हिलाए ना, स्पाइन को बेंड ना करे, स्पाइन को सीधा रखे। और एक बंदे से ये काम नहीं हो सकता, एटलीस्ट हम बोलते हैं 4-man लिफ्ट, विच इज कि 4 लोग, एक बंदा गर्दन को स्टेबलाइज करेगा, एक बैक, अपर बैक, लोअर बैक एंड द लेग्स। तो ऐसे हम 4-4-man लिफ्ट बोलते हैं। उससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप जैसे लिफ्ट करते हो पेशेंट को एक्सीडेंट साइड से, वो डिटरमाइन करता है पेशेंट आगे जाके कभी चलेगा कि भी नहीं चलेगा। सो इवैक्यूएशन फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके तरफ हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें हर किसी को ट्रेन करना है, हर किसी को, हमारे पैरामेडिकल्स को, पुलिस को, जो एम्बुलेंस, जो ड्राइवर है एम्बुलेंस में जो काम करता है, क्लीनर हो या किसी भी हो, आम जनता, सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। जी। अवेयरनेस के नहीं होने के कारण 52 to 53% जो प्रॉब्लम्स होती है वो जस्ट बिकॉज देयर इज नो अवेयरनेस।
राइट। और डॉक्टर साहब, महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक तो फेज होता है कि जब आप थोड़ा एजिंग आपकी हो रही है, मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, तब शरीर में समस्याएं होने लगती हैं हड्डी से संबंधित। और दूसरा है प्रेगनेंसी, जब बहुत कॉमन ये सुनने में आता है कि स्पाइन में दर्द है, आपको पीठ में दर्द परसिस्टेंट चल रहा है। पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि इवन आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी वो दर्द रह गया जिंदगी भर के लिए। ऐसा कब होता है? तो मीनोपॉज के बाद में बॉडी में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है फीमेल में वो ज्यादा होती है। तो हर मीनोपॉजल वुमन को जिनकी माहवारी बंद हो गई है उनको कैल्शियम टेबलेट रेगुलरली लेना चाहिए। या फिर वो मैंने आपको बताया कि या फिर 1 लीटर दूध पिए, तो वो 1 लीटर दूध पीना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट। तो इसलिए ज्यादा इजी सप्लीमेंटेशन है कि आप कैल्शियम की गोली खाएं जी। और कम से कम 500 से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम खाना चाहिए। लोग हफ्ते में एक कैल्शियम की गोली खाते हैं, बोले मैं रेगुलर कैल्शियम खाता हूँ, वो भी ठीक नहीं है। उसका रीजन है कि बोन हेल्थ, अब मैं आपको एक स्टैटिक्स बताऊं कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया था, इंडिया की लॉन्जिविटी एक्सपेक्टेड लाइफ वॉज 53 ईयर्स। आज हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ 67 ईयर्स हो गई है। तो मेरे 25 साल के मेडिकल कैरियर में 14 साल हमारी लाइफ बढ़ गई है। तो अगर अगले 10 साल में हमारी लाइफ 5 साल और बढ़ गई है तो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल बी 70+। राइट। और वो उम्र है जब आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम, बोन में कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है। तो हमारी इसलिए बोन एजुकेशन के बारे में बात करना चाहिए कि उम्र के साथ अगर तो आपका डाइट एडिक्वेट नहीं है तो आपको सप्लीमेंटेशन का जरूरत है जी। दूसरी बात आपने बताई प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेज है कि जो बोन की कैल्शियम है वो वहां भी कम होता है और बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसको भी कैल्शियम का जरूरत है। राइट। तो उसकी वजह से एक रिलेटिव डेफिशिएंसी है। तो आपको कोई भी, जब भी आप किसी प्रेग्नेंट वुमन जो हॉस्पिटल में जाएंगे उनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हमेशा दिया जाता है। और जो डाइट प्लान बताते हैं उसमें भी कैल्शियम होता है कि आप दूध पीजिए, इतना दूध रोज पीजिए, ये डाइट खाइए, विच इज ऑल्सो वेरी रिच इन। और जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल डाइट्स होते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत होती है। उससे ज्यादातर डॉक्टर्स एग्री नहीं करते हैं कि आप हेल्दी डाइट खाएं, वो सफिशिएंट है। राइट। और डॉक्टर गुरुराज, आखिर में जैसे कहा जाता है कि हम देख रहे हैं ज्यादातर समस्याएं लाइफस्टाइल रिलेटेड है, यानी कि जिन्हें हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें मना किया जाता है कि हम झुकें भी नहीं, हम किसी तरह से मुड़ें भी नहीं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और सही तरीका क्या है? अगर आपको कोई वजन उठाना है नीचे से तो कैसे किया जाए? ऐसा है कि बहुत सारे जो पेशेंट हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो बेड पे रहने के लिए बोला गया है, लेकिन ये बेड पे रहने के लिए बोला गया है, बेड रेस्ट जो है ये इनिशियल 1-2 दिन जब पेन बहुत सीवियर है तब के लिए ठीक है, लेकिन प्रोलॉन्ग जो बहुत दिन तक बेड पे रहते हैं तो हमारे मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाते हैं। ये जो मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं, आप 2 हफ्ते बेड पे रहते हैं, जिस टाइम पे जो मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं उसके लेवल पे वापस आने के लिए हमें 2 से 6 महीने एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये यानी ये हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। तो इसलिए एडवाइस ये रहता है कि बेड रेस्ट जो है इनिशियल 2 दिन ले ले, बाद में नॉर्मल एक्टिविटीज करे और जिसमें भी उनका दर्द बढ़ रहा हो वो एक्टिविटीज अवॉइड करें। राइट। ऐसा झुकना नहीं है, झुकना कभी मना नहीं है, लेकिन झुक के हेवी वेट नहीं उठाना है और सीढ़ियां चढ़ना मना है, ये नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको सीढ़ियां चढ़ने में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ दिन के लिए अवॉइड कर ले और बाद में फिर से चढ़ सकते हैं। और डॉक्टर गोयल, ब्रीफली अगर हमें इन समस्याओं से दूर रहना है, सर्जरी तक की नौबत ही ना आए, कैसी जिंदगी जिए, कैसे बच्चों में हम शुरू से अच्छी आदतें डालें? 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पोस्चर हमेशा सीधा होना चाहिए और उसकी आदत आपको बचपन से डालनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि कई बार लोग जो है वो कुर्सी में खिसकते खिसकते बिल्कुल ऐसे लुढ़क जाते हैं। तो उनका वो शुरू से आदत है, पहले थोड़ा खिसक के बैठते थे, फिर उम्र के साथ वो ऑलमोस्ट बहुत सारा पीछे बैठने के बजाय चेयर के आगे से हम बैठते हैं तो पूरा खिसक, क्योंकि वो इतने साल तक ऐसे बैठते रहे। तो शुरू से बच्चे की अगर पोस्चर ठीक है तो आपको आदत पड़ जाएगी वैसे बैठने की। दूसरी बात, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के 2 पार्ट हैं। एक, स्ट्रेचिंग करना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी मसल्स जो है उतनी टोन तो मेंटेन कर पाते हैं लेकिन स्टिफ हो जाती हैं। तो आप रेगुलर स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। दूसरा, एक आज का लाइफस्टाइल जो है वो व्हीलचेयर मतलब चेयर बाउंड हो गया है। सब लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठ कर काम कर रहे हैं, तो हमारी मोबिलिटी कम हो गई है। तो रेगुलर उस मसल टोन नॉर्मल मेंटेन रहे, उसके लिए रेगुलर जनरल फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स आपका, इतनी काम की इतनी अहम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर गोयल, डॉक्टर गुरुराज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
तो देखिए, रीढ़ की हड्डी आपके लिए बहुत अहम है, आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर्स की सलाह मानिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, अच्छी डाइट अपनाइए और जहां तक हो सके अपना उपचार अपने आप कतई ना करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।